मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, धर्मांतरण को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, सरकार धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट में धर्मांतरण कानून को लेकर प्रस्ताव आया है और देवभूमि में धर्मांतरण मंजूर नहीं किया जाएगा। कानून बनाकर और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं, सुनिए। लगातार यहाँ पर कई प्रकार से बातें आती रही हैं, क्योंकि हमारा राज्य जहाँ मैं कहूँ शांत प्रदेश है, यहाँ पर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, आयुष सभी की ये भूमि है, देवभूमि है। तो देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कृत्य किसी तरह से भी मानने योग्य नहीं हो सकते। इसलिए हमने उस पर कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है और हमारी मंत्रिमंडल ने कल इस पर फैसला लिया है कि आगे आने वाले समय में हम धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून लाएंगे, जिससे कि कोई भी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस प्रकार के कृत्य को उत्तराखंड के अंदर न कर पाए। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर अब 10 साल की सख्त सजा होगी। दावेनी कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हो या यूपी, एमपी हो या राजस्थान, झारखंड हो या उत्तराखंड, या यूं कहें कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से अरुणाचल तक ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां जबरन धर्मांतरण का खेल न चल रहा हो। हैरानी की बात यह है कि तमाम राज्यों में जबरन धर्मांतरण से जुड़े कानून होने के बावजूद भी इन राज्यों में भोले भाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने वालों के लिए कानून को और सख्त बना दिया गया है। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पर मुहर लग गई। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के कानून को और सख्त कर दिया गया। यूपी में जबरन धर्मांतरण कराने पर 1 से 5 साल की सजा और 25,000 जुर्माना है, जबकि उत्तराखंड में ऐसा करने पर 10 साल की सजा होगी, साथ ही 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में अब 3 से 10 साल तक की सजा होगी। पहले इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान था। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराना अब गैर जमानती होगा। आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 2018 में प्रदेश में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था, लेकिन आज के बदले हालात में इसे और सख्त किया गया है और जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जल्दी से होने का रुख करते हैं। कुलदीप, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है धामी कैबिनेट में कि धर्मांतरण कानून और ज्यादा सख्त होगा, यानी कि कुल मिलाकर उत्तराखंड में अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो उससे पहले किसी को 10 बार सोचना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल धामी कैबिनेट ने जो फैसला लिया है अपने आप में वो बड़ा फैसला है। धर्मांतरण कानून को और कठोर किया गया है और जिस तरीके से पहले जो धर्मांतरण कानून था, अब उसमें जो बदलाव किया गया है, जो सजा है वो 10 साल तक की होगी। यानी सरकार भी मानती है कि उत्तराखंड में जो धर्मांतरण है एक गंभीर विषय है और ऐसे में इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की लगातार जो मुहिम चल रही थी या फिर जरूरत भी महसूस हो रही थी और उसी कड़ी में कल जो ये फैसला लिया गया है, अपने आप में बड़ा फैसला लिया गया है। जो धर्मांतरण कानून है उसे और कठोर बनाया गया है। खुद सरकार के जो मंत्री हैं वो भी सरकार के इस फैसला का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी खुद इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रही है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण होता आ रहा है जबरन, उस पर रोक लगेगी, उस पर लगाम लगेगी। तो अपने आप में देखें, पहला जो फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का लिया था धामी सरकार ने, जिस पर की अभी जो कमेटी बनी हुई है वो ड्राफ्ट तैयार कर रही है, वो ड्राफ्ट अपने अंतिम पड़ाव पर है और बहुत जल्द वो ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा ये बड़ा फैसला देखें जो धर्मांतरण को लेकर लिया गया है कि जो कानून है उसे और कठोर यहां बनाया गया है। और इस फैसले के बाद अगर विपक्षी कुलदीप बात कर लें तो विपक्ष भी 10 बार सोचेगा कि क्या इस पर आपत्ति व्यक्त करनी है या फिर नहीं करनी है, क्योंकि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और यह समझ आता है कि इस सख्त कानून के बाद धर्मांतरण की उत्तराखंड में नो एंट्री।
देखिए बिल्कुल ये जो फैसला लिया गया है इसी वजह से लिया गया है क्योंकि इस तरह के जो मामले सामने आ रहे थे कहीं ना कहीं वो चिंता भी जरूर बढ़ा रहे थे। ये गंभीर विषय हो गया था और ऐसे में सरकार को इस कानून को और कठोर बनाने का निर्णय लेना पड़ा, जो कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और अब ये जो संशोधन है ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा तो इसके बाद से ये और कठोर कानून बन जाएगा। जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जरूर इसे राजनीतिक तौर पर जोड़ते हुए देख रहा है और सवाल उठा रहा है कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी। दूसरा विपक्ष ये भी कह रहा है कि पूरा ब्यौरा भी सरकार को रखना चाहिए कि 2017 से लेकर उत्तराखंड में अभी तक जो बीजेपी की सरकार है उस दौरान कितने इस तरह के मामले आए हैं और उन पर क्या कठोर कार्रवाई की गई है। लेकिन पूरे समग्र तौर पर देखा जाए तो अपने आप में ये बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है जो कल कैबिनेट ने फैसला लिया है। यकीनन विपक्ष को भी साथ देने की जरूरत है सरकार की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते बड़ी खबर देहरादून से, स्काउट एंड गाइड मदरसों में भी अनिवार्य होगा। शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया, धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए, स्कूल हो या फिर मदरसे सभी में स्काउट एंड गाइड अनिवार्य होना चाहिए। धन सिंह रावत की तरफ से कहा गया, हर बच्चे को स्काउट एंड गाइड करना अनिवार्य है। स्काउट एंड गाइड आत्मरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्कूलें नहीं मदरसों में भी अनिवार्य होना चाहिए स्काउट एंड गाइड, जिसमें बच्चों को आत्मरक्षा के बारे में सिखाया जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। तो चाहे स्कूल हो चाहे मदरसे, सबको बराबर को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए। ये तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई कि हम लोगों ने, और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में शिक्षा के गुणवत्ता पे और बच्चों के चाहे नमामि गंगे हो, चाहे नशा मुक्त अभियान हो, चाहे टीबी मुक्त उत्तराखंड का अभियान हो, चाहे NEP 2020 का अभियान हो, हर क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि अब मदरसों ने भी कहा है कि अच्छा निर्णय। और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, फेडरेशन ऑफ जियो साइंसेस का सेमिनार सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हुए और जियो साइंसेस का तीसरा सेमिनार कार्यक्रम में हिमालय को लेकर चर्चा हुई है। वीडियो वाडिया इंस्टीट्यूट में सेमिनार का आयोजन किया गया। हर साल आने वाली आपदा के बारे में वैज्ञानिक विचार करें और भूगर्भ विज्ञान के बारे में वैज्ञानिक लगातार मंथन करें। तमाम बातें वहां पर साझा की गई हैं। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कार्यक्रम में हिमालय को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही आपको बता दें वाडिया इंस्टीट्यूट में सेमिनार का आयोजन किया गया। हर साल आने वाली जो आपदा है उसके बारे में वैज्ञानिक जरूर विचार करें। भूगर्भ विज्ञान के बारे में भी वैज्ञानिक लगातार मंथन करें कि इसके पीछे की वजह क्या है, आपदा आने के पीछे की, उससे कैसे बचा जा सकता है। तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जो कि वहां पर वैज्ञानिक साझा करें। ये तमाम बड़ी बातें इस खास कार्यक्रम के माध्यम से कही गई हैं, विचार विमर्श किया गया है। हिमालय का भूविज्ञान हमारे विकास का सतत माध्यम है। लगातार जो सस्टेनेबल विकास है उसका एक बड़ा माध्यम है और हमें गर्व भी है कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। हमारा धार्मिक पर्यटन जिसको लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं, शांत वातावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, ये सब इसकी अवधारणा में थे और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे हम इसमें सभी में संतुलन बनाते हुए, कहीं ऐसा ना हो जैसे जिसके लिए आप यहाँ पर लगातार चर्चा करने वाले हैं कि हम कई बार विज्ञान ने हमारी काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं। ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, दुनिया आगे बढ़ी है, अनुसंधान बढ़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस बार उसमें अनुसंधान जोड़ा ही है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, हाई कोर्ट शिफ्ट करने पर मंत्री चंदन रामदास का बड़ा बयान। राज्य कैबिनेट के फैसले को बताया अच्छा कदम, लोगों को भी मिलेगी सुविधा। चंदन रामदास की तरफ से कहा गया, नैनीताल में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया। लोगों ने हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की मुहिम चलाई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चंदन रामदास की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताएंगे, सुनवाएंगे। उच्च न्यायालय नैनीताल को हल्द्वानी या जहां भूमि उपलब्ध होती है वहां शिफ्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जहां नैनीताल में लोगों को सुविधा होगी वहीं
पर्यटकों को भी वहाँ आने जाने में सुविधा होगी। ये एक अच्छा कदम है और आने वाले समय में हल्द्वानी सुगम भी होगा। उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र की तैयारी चल रही है। सरकार इस सत्र में जहां अनुपूरक बजट पेश करेगी, तो वहीं पर विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा सत्र के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में ही होगा। सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। इसके लिए शासन ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सत्र चलाने के लिए विधानसभा को सूचना भेज दी है। शीतकालीन सत्र के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इजाजत दे दी है। जहां एक और गैरसैंण के बजाय देहरादून में शीतकालीन सत्र होने से बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्लान बना रही है। बदली परिस्थितियों में होने जा रहे विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे विपक्ष पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठा सकती है। सरकार को घेरने की तैयारी, गैरसैंण में सत्र न होना, कानून व्यवस्था, वनांतरा रिसोर्ट प्रकरण, भर्ती घोटाला, भ्रष्टाचार। जिस तरह से अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्ती में घोटाला हुआ है, अन्य संस्थाओं में भी नियमों के विपरीत भर्तियां की गई हैं, मानकों की अनदेखी की गई है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, सरकार की लचर पैरवी की वजह से आज वो जेल से बाहर हैं और अपराधी बेलगाम हैं। डर और भय का माहौल पैदा हो चुका है। तो तमाम विषयों को लेकर सरकार को घेरने का काम निश्चित रूप से कांग्रेस करेगी। जहां इस बार सरकार की कोशिश विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को आसानी से पेश कर पास कराने की होगी, तो वहीं विपक्ष अब सदन के अंदर अलग अलग मुद्दों को उठाकर सरकार पर चौतरफा हमला करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यदि आप अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े मामलों में रुचि रखते हैं, तो खबर आपके लिए है। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े तमाम रहस्यों की जानकारी जल्दी ही हल्द्वानी में मिल सकेगी। हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी को विकसित किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने इजाजत दे दी है और जिसके बाद एस्ट्रो पार्क के लिए हल्द्वानी में करीब 15 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। सरकार से इजाजत मिलने के बाद डीएम नैनीताल, एरीज के निदेशक और साथ ही डीएफओ तिराई केंद्रीय वन प्रभाग ने हल्द्वानी में 3 पानी के पास जमीन का निरीक्षण किया है। एस्ट्रो पार्क के लिए 3 पानी ओपन यूनिवर्सिटी के पास जमीन चिन्हित कर ली गई है। डीएम नैनीताल के मुताबिक ये भारत का पहला एस्ट्रो पार्क होगा और इस पार्क में अंतरिक्ष से जुड़े अध्ययन किए जा सकेंगे और यही नहीं, देश विदेश के एस्ट्रोनॉमी में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को इससे फायदा होगा और साथ ही क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये जगह हम लोगों ने साइट सेलेक्ट की है। तो कल के दिन में जब एस्ट्रो पार्क बनेगा तो एक एस्ट्रो टूरिज्म के क्षेत्र में पूरे इंडिया में संभवतः ये पहला पार्क होगा, अपने आप में अद्वितीय होगा। एरीज में आपने देखा होगा कि एरीज और आपका वहाँ पे ओखलकांडा ब्लॉक में जो हमारे एरीज के इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हैं और उनके द्वारा इतने सालों में जो भी रिसर्च पेपर्स निकले हैं, तो उनका एक बहुत ही अलग से इम्पोर्टेंस रहा है। देवस्थल में अभी इंडिया के सबसे लार्जेस्ट जो टेलीस्कोप है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, वो भी एरीज का ही है। तो ये इतने सारे साइंटिफिक यहाँ पे रिसर्च होता है, उसके लिए पब्लिक के साथ हमारा मिलजुलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको पब्लिक आउटरीच बोलते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग सोचे कि हल्द्वानी में जो प्लेन्स में जहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट्स ज़्यादा है, उसके लिए एक एस्ट्रो पार्क बनाएं। तो ये पार्क में ये नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होगा कि ये जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी जो होता है, एक्स्ट्रा गैलेक्सी जो होता है, उसके बारे में मॉडल्स रहेंगे।
भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ इन दिनों नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्र घूम रहे हैं। नैनीताल पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बाबा नीम करौली महाराज के मंदिर में जाकर मत्था टेका और बाबा के दरबार में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने बाबा नीम करौली महाराज की आरती में शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। इस दौरान विराट और अनुष्का के मंदिर पहुंचने की सूचना पर उनके सैकड़ों प्रशंसक मंदिर के गेट के बाहर जमा हो गए। इस दौरान विराट और अनुष्का ने मंदिर समिति के लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। आगे बढ़ते हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने अल्मोड़ा जेल का निरीक्षण किया है। जेल निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने कैदियों की बैरकों का निरीक्षण किया और कैदियों से उनकी समस्याएं भी पूछी। अल्मोड़ा जेल में कैदियों की सबसे बड़ी समस्या रहने की है। 110 कैदियों की क्षमता वाले जिला कारागार में अभी 355 कैदियों को रखा गया है। वहीं ज्योति शाह ने कैदियों के खाली समय पर रोजगार से जोड़ने की बात भी कही। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब वो निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी और कैदियों से उन्होंने बातचीत भी की है। बैरक का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया। मैंने यहाँ अल्मोड़ा जेल का निरीक्षण किया। इसमें जेल निरीक्षक जो हमारे हैं उनसे मिल करके बंदियों की समस्या भी जानी। पहले तो उनसे ही पूछा कि क्या क्या समस्या आ रही हैं, फिर बंदियों से भी सबसे उनकी समस्या पूछी। तो हमने ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो यहाँ पे करीब 340 या 350 कैदी जो यहाँ पे भर्ती हैं, तो उनकी जो मैन पावर है उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे हमने यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया है। वो महिलाओं को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और चाहती हैं कि महिलाएं जो हैं अपने आत्मनिर्भर बने। तो हमने उनको बताया कि यहाँ पर महिलाएं जो है सिलाई बुनाई कर सकती हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आगे जो महिलाओं को ट्रेनिंग भी कराएंगे और उनको काम भी दिलाएंगे। वहीं बागेश्वर में आतंक का प्राय बना गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। धर्मगढ़ रेंज के तुसेड़ा गांव में गुलदार का पिछले 1 महीने से आतंक बना हुआ था। गुलदार दिन दहाड़े बकरियों, घोड़ों और कई पालतू जानवरों का अपना निवाला बना चुका था, जिससे कि क्षेत्र के ग्रामीण काफी दहशत में थे। दिन ढलते ही ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे थे। गुलदार के पिंजरे में कैद होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। इधर वन विभाग ने पकड़े गए गुलदार को कब्जे में ले लिया। गुलदार की उम्र 8 साल बताई जा रही है और उसे आबादी से दूर किसी घने जंगल में छोड़ने की तैयारी चल रही है। ये देखिए तस्वीरें, ये वही गुलदार है जो कि काफी दिनों से आतंक बना हुआ था लोगों के लिए और बकरियों और पालतू जानवरों का शिकार कर चुका था और इसकी के दहशत की वजह से लोग अपने घरों में दुबक कर रहने को मजबूर थे। लेकिन आखिरकार ये गुलदार पिंजरे में कैद हो चुका है, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। और खबर पौड़ी से, जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में हो रहा है छात्र संघ का चुनाव। 6 पदों के लिए 15 प्रत्याशी मैदान में। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है। आज ही चुनाव परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्रों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 बजे से ही वोटिंग चल रही है। 6 पदों के लिए 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान जो चल रहा है, लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स की। उत्साह काफी ज्यादा स्टूडेंट्स में नजर आ रहा है, कैसे उनकी शिक्षा और ज्यादा बेहतर हो सके। जो भी उनकी मांग है उसको लेकर अपना छात्र नेता चुनने के लिए वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह 8 बजे से ही पहुंचे हुए हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।